हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 पर। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक वैकेंसीज आने वाली है और वो वैकेंसी है 52,699, यानी कि लगभग 52,000 यानी कि 53,000 समथिंग ये वैकेंसीज़ है। इसके बारे में कुछ जानकारी आपको लेकर आया हूँ कि इसमें क्या आपको चाहिए, क्या आपको ज़रूरत है, क्या आपको पढ़ना है, कैसे सिलेबस की तैयारी करनी है और क्या इसमें फिजिकल है, क्या इसमें एज रहेगी। इस आपके जो भी डाउट इससे संबंधित अगर हैं तो मैं इसी वीडियो में आपको आपके डाउट में क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और वीडियो आपको डेफिनेटली अच्छी लगने वाली है, स्किप ना करें बिल्कुल भी। एक सबसे महत्वपूर्ण इस वीडियो में क्वेश्चन है हमारा कि जो पेपर हमेशा ऑनलाइन और ऑफलाइन आपने सुना होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन पेपर आपने सुना होगा कि जो पेपर का जो होता है कि हमारा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, लेकिन इस बार एक और चेंजिंग आया, बहुत बड़ा चेंजिंग है। ये भर्ती बोर्ड के एक मेंबर हैं विजय भूषण जी, उनके द्वारा ये कहा गया है कि पेपर हाइब्रिड मेथड से होगा। कैसे मेथड? हाइब्रिड मेथड। तो वो हाइब्रिड मेथड आखिर होता क्या है उसको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप मेरे साथ बने रहें और अच्छे से पूरी जानकारी लें, क्योंकि जिस फील्ड में आप जा रहे हैं जब तक उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तब तक आपके लिए सब बेकार है। ठीक है, पेपर में बैठने से पहले उसकी आपको बहुत अच्छी तरह नॉलेज होनी चाहिए कि हम किस लाइन में जा रहे हैं। हम अगर यूपी कांस्टेबल की भर्ती देख रहे हैं तो उसके लिए क्या हमें ज़रूरी है, क्या हमें नहीं करना है, क्या हमें करना है। ठीक है, मैन के सबसे कम समय में हम सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है 2023 में 52,699 पोस्ट है, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कुल पद, जैसे आप देख पा रहे हैं कि कुल पद इसमें आपको न्यूज़ कटिंग में भी देख लिया होगा, ट्विटर हैंडल पे भी बहुत जगह न्यूज़ में भी आ चुका है। तो 52,699 पद हैं आपके, 52,699 पद। तो ये 52,699 पद क्या ओनली सिविल के हैं या पीएससी के हैं या फिर अदर किसी और चीज़ के हैं? तो मैं आपको बता देता हूं कि ये आपके जो 52,699 पद हैं, इसमें सिविल यानी कि जीडी मैं कह सकता हूं, जो थाने पर जो ड्यूटी करता है, जो बल होता है हमारा, जिससे हम आमतौर पे मिलते हैं, उसको हम जीडी बोलते हैं, थाने पर ड्यूटी करता है। इसमें जीडी शामिल है, इसमें पीएससी भी शामिल है। ठीक है, एंड इसमें अदर भी पोस्ट शामिल है। ठीक है, चलिए, तो 52,699 जीडी है, पीएससी है, अदर भी कुछ वैकेंसीज है। जैसे अदर मैं कह दूं घुड़सवार है, फायरमैन है या कंप्यूटर ऑपरेटर है या और भी कुछ ऐसा हो सकता है, तो इसमें 52,699 में शामिल है। ठीक है, चलिए आगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि फॉर्म कब तक इसके आएंगे, फॉर्म कब तक? तो मैं आपको बता देता हूं कि न्यूज़ चैनलों में जो चल रहा है वो ये है कि 15 जुलाई, क्या तारीख? 15 जुलाई लिख देता हूं मैं, 15 जुलाई। ठीक है, 15 जुलाई की इसमें डेट दी गई है कि 15 जुलाई में आपका एक क्लियर हो जाएगा कि टेंडर कहाँ गया, नोटिफिकेशन क्या है, सबकी डिटेल आपको 15 जुलाई में मिल जाएगी, ये भर्ती बोर्ड का कहना है। ठीक है, न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से मैं बता रहा हूँ आपको कि 15 जुलाई इसमें डेट दी गई थी न्यूज़ पेपर में कि 15 जुलाई को हम ये बता देंगे फॉर्म कब आएंगे, नोटिफिकेशन कब जारी होगा, टेंडर कहाँ, उसमें ऑल डिटेल 15 तारीख को आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो 15 तारीख तक आप वेट करें, अगली वीडियो का 15 तारीख में आपको बताऊंगा कि क्या इसमें हुआ। ठीक है, क्या अपडेट रही। अब आयु की बात कर लेते हैं हम, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, कुछ इंपॉर्टेंटों में ये भी शामिल है कि आयु और छूट, किसकी यूपी कांस्टेबल में आयु कितनी होती है और छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या किस कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया जाता है और कितना दिया जाता है, इसके संबंध में। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आयु छूट। ठीक, तो कैटेगरी हमारी जनरल मेल, जनरल फीमेल, ओबीसी एसटी मेल या ओबीसी एसटी फीमेल। ठीक है, इनकी एज की मैं बात कर लेता हूं कि जो हमारी जनरल मेल है 18 से 22 साल इसमें मांगी जाती है। जो जनरल मेल का है, जो पुरुष हैं, उसकी 18 कम से कम 18 हो और अधिक से अधिक 22 वर्ष हो, यानी कि 18 और 22 के बीच की एज मांगी जाती है इसमें। ठीक है, रिजर्वेशन इसमें, आरक्षण, आयु में छूट इसमें नहीं दी जाती है किसी प्रकार की भी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं जनरल फीमेल की, सामान्य कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो 18 से 25, महिला की बात कर रहा हूं, तो 18 से 25 साल इसमें दी जाती है एज महिलाओं के लिए। पुरुषों के लिए 18 से 22 है, महिलाओं के लिए 18 से 25 है। रिजर्वेशन इसमें कोई नहीं दिया जाता, कोई छूट इसमें नहीं दी जाती। ठीक है, जनरल कैटेगरी को, महिला या पुरुष दोनों, किसी को छूट नहीं दी जाती। ठीक, ओबीसी एसटी एसटी मेल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, पुरुषों की तो 18 से 22 वर्ष तो इसमें नॉर्मल होती ही है।
कितनी, 18 से 22, जो सामान्य कैटेगरी के है वही इसकी है। लेकिन इसमें क्या होता है, 5 वर्ष का रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है, छूट दे दी जाती है ओबीसी, एससी एंड एसटी को। ठीक है, मैं मैं पुरुष की बात कर रहा हूं, ठीक है, मेल की। तो 18 से 22 इसमें एज होती है, 5 साल की छूट, यानी कि 18 से 27 वर्ष की एज एससी, एसटी एंड ओबीसी के लिए दी जाती है। कितना, 27 वर्ष। मैं लिख देता हूं 27 वर्ष। ठीक है, चलिए 27 वर्ष एससी, एसटी एंड ओबीसी के लिए। ठीक है, मेल के लिए। एससी, एसटी और ओबीसी फीमेल यानी कि महिलाओं के लिए मैं बता दूं तो 18 से 31 वर्ष, कितना, 18 से 31 वर्ष एज दी जाती है, प्लस 5 साल का क्या रिजर्वेशन दिया जाता है, 5 साल का रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, ये आपकी एज होगी। अब बात कर लेते हैं छूट की। एक ऐसी छूट कि काफी लंबे समय से वैकेंसीज नहीं आई है, कोरोना काल भी चला, काफी जगह पिछले कुछ समय में, कुछ महीनों में, ठीक है, तो वैकेंसीज आई हैं। जैसे सेंटर की बात कर लूं या फिर मैं किसी स्टेट की बात कर लूं, वहां कोरोना को मद्देनजर रखते हुए, कोरोना बेस पे राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने कुछ वर्ष की, जैसे मैं एसएससी की बात कर लेता हूं तो एसएससी में 1 या 2 साल की छूट दी गई है। पिछली जो वैकेंसीज आई हैं 1-2 महीने में, उनमें छूट दी गई है, ये देखते हुए कि कोरोना के काल में लगभग 3 साल कोई वैकेंसी नहीं दी उसके संबंध में। ठीक है, तो हो सकता है कि यूपी भी कांस्टेबल में भी आपको छूट दे दी जाए, हो सकता है, संभावना है। हालांकि ये होना चाहिए, छूट देनी चाहिए। 18 से 22 की जो एज है ये बहुत कम एज है। मैं मानता हूं कि कुछ जो हमारे जनरल के जो कैंडिडेट हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, 18 से 22 एक नॉर्मल एज है। ठीक है, हालांकि इसमें भी एज को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, मेरा अपना ये मानना है, और इसमें छूट भी देनी चाहिए, ये मेरा अपना आपको मतलब मेरा ये मानना है। ठीक है, तो इसमें छूट जरूर देनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं योग्यता की, कि इसमें योग्यता क्या मांगी जाती है। तो इसमें योग्यता मांगी जाती है 10+2 यानी कि 12th क्लास। कितना, 12th क्लास, 10+2, 12वीं क्लास आपने पास की हो, 12वीं, कम से कम 12वीं की हो। इससे अधिक आपने कितनी पढ़ाई की है इससे कोई मायने रख, लेकिन 12वीं आपने की हो, जरूर ही की हो। तो ठीक है, 12वीं क्लास, कौन सी क्लास, 12वीं क्लास पास की हो, आपके पास 12वीं के सनद और मार्कशीट आपके हाथ में होने चाहिए, पास के। ठीक है, परसेंट इसमें मायने नहीं रखता कि कितना आपने परसेंट लेकर आए हैं, इसमें परसेंट कोई मायने रखता है, केवल और केवल आपके पास पास के सर्टिफिकेट होना चाहिए 12th क्लास का। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं पेपर कब तक है, पेपर कब तक होगा इसका, किसका, यूपी कांस्टेबल का। आने वाली जो वैकेंसीज है इसका पेपर कब तक होगा। देखिए 15 जुलाई को इसमें इसकी अपडेट दी गई है, 15 जुलाई को नोटिफिकेशन या फिर इसके कोई भी अपडेट हम 15 जुलाई को देंगे इसका, 15 जुलाई का आगा। हालांकि जो अभी हमारे विजय भूषण जी का जो बयान आया था उसमें कहा गया था कि आने वाली वैकेंसीज, उन्हें 64,000 टोटल वैकेंसीज बताई थी, जिसमें हमारी 9,000 सब इंस्पेक्टर की भी शामिल थी, सब इंस्पेक्टर 9,000, ठीक है, और 2500 अदर पोस्ट थी। तो उन्होंने कहा था कि आने वाले 2 से 3 महीने में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, क्लियर कर देंगे, और नवंबर या दिसंबर के माह में हमारे जो पासिंग, जो हमारे कैंडिडेट हमें चुन के लेंगे उनको हम ट्रेनिंग पे भेज देंगे, उन्होंने ये कहा था। ठीक है, हालांकि ये संभव नहीं है, अभी तक तो ये संभव हुआ नहीं है, क्योंकि यूपी के अंदर कम से कम 6 महीने तो फॉर्म भरने से और पेपर के दरमियान का टाइम चाहिए, और 6 महीने के बाद में अगर भर्ती कंप्लीट होती है, पेपर होगा, पेपर के बाद में फिजिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह होगा, उसके भी अदर, इसके भी अलावा कम से कम 1 से 2 साल भर्ती कोर्ट जाती है, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए। ठीक है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि नवंबर दिसंबर तक ये कंप्लीट कर देंगे, लेकिन उन्होंने 2 से 3 महीने के बोला। अगर उनके अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो 15 तारीख में जैसे हमारे नोटिफिकेशन अगर जारी कर देते हैं तो 1 महीने का टाइम मिलेगा आपको फॉर्म भरने के लिए, 1 महीने का, 15 जुलाई से 15 अगस्त तक। ठीक है, ये आपका टाइम मिलेगा, और 1 से 1.5 महीना आपको पेपर के लिए दिया जाएगा, पेपर के लिए 1 से 1.5 महीना, यानी कि आधा अगस्त और सितंबर, यानी कि अक्टूबर के माह में आपका हमारा संभव है, कब, सितंबर का लास्ट या फिर अक्टूबर का स्टार्टिंग। अगर हम भर्ती बोर्ड के जो वो थे, मेंबर थे, उनके अगर अकॉर्डिंग हम चलते हैं जैसे उन्होंने बताया था, तो सितंबर या अक्टूबर, सितंबर का लास्ट और अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपका पेपर होना संभावना है उनके हिसाब से अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर अपने अकॉर्डिंग देखते हैं तो 2023 में पेपर का होना संभावना, बिल्कुल भी कोई संभावना नहीं है। ठीक है, चलिए लाइसेंस जरूरी है या नहीं। देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में लाइसेंस मान्य होता है, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है,
किसके? दिल्ली पुलिस के लिए। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की। यहाँ लाइसेंस का होना नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइसेंस इसमें नहीं मांगा जाता। किसमें? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में लाइसेंस की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए एनसीसी जरूरी है या नहीं? एनसीसी जरूरी है या नहीं? तो एनसीसी की मैं बात कर लेता हूं। एनसीसी अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आपको इसमें कुछ छूट मिल जाएगी कुछ मार्क्स की। ठीक है, वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग होता है कि नोटिफिकेशन में एनसीसी को क्या महत्व दिया गया है। ठीक है, अगर है तो उसमें छूट मिलेगी, नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, कोई आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप विदाउट एनसीसी सर्टिफिकेट भी फॉर्म भर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। कितनी वैकेंसी? 52,699 पोस्ट में। ठीक है, चलिए जाति प्रमाण पत्र की बात कर लेते हैं हम। जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए अगर हमको रिजर्वेशन लेना है, यानी कि हमको रिलैक्सेशन लेना है एज में, हमको आरक्षण लेना है, तो कास्ट सर्टिफिकेट का होना बहुत 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 जरूरी है। किस चीज का? कास्ट सर्टिफिकेट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और आप दावा करते हैं एज रिलैक्सेशन लेने की, आरक्षण लेने की, तो आपको आरक्षण एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा जब तक आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है। एज रिलैक्सेशन किसको मिलेगा? ओबीसी कैंडिडेट को, एससी कैंडिडेट को, एसटी कैंडिडेट को, या वो मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, या फिर एक जनरल कैटेगरी के लिए भी आया है। ठीक है, उनके लिए भी अगर उनके पास सर्टिफिकेट है उनका, तो उनको भी छूट मिल जाएगी। किस चीज में? केवल और केवल मेरिट के आधार पर। ठीक, चलिए मूल निवास की हम बात कर लेते हैं। मूल निवास होना बहुत जरूरी है। जब आप फॉर्म को अप्लाई करोगे तो उसमें आपकी डिटेल लगेगी, तो मूल निवास का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप छूट लेना चाहते हैं, रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, तो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो आपको उठाकर जर्नल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आपको उठाकर जनरल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आपको कोई भी लाभ इसमें नहीं दिया जाएगा जो छूट के तौर पर होती है। ठीक है, चलिए पेपर अगला है पेपर हाइब्रिड मोड। कैसा? पेपर हाइब्रिड मोड, ये है हमारा अगला सवाल। देखिए आज तक आपने सुना होगा पेपर ऑनलाइन होता है या पेपर ऑफलाइन होता है। ठीक है, पेपर ऑनलाइन होता है यानी कि कंप्यूटर पर होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE। ठीक, या फिर ऑफलाइन होता है जब आपको पेपर दे दिया जाता है, ओमार शीट दे दी जाती है, पेपर को सोल्व करके ओमार शीट भरी जाती है। या फिर ऑनलाइन की बात करता हूं तो ऑनलाइन आप स्क्रीन पर शो होता रहेगा, वहीं आपको सोल्व करना है और वहीं आपको उसका आंसर देना है, ऑनलाइन ऑफलाइन। लेकिन इस बार हाइब्रिड मेथड आया है, हाइब्रिड मोड, हाइब्रिड मेथड। वो क्या मेथड है? ये मैं किसके आधार बता रहा हूं? ये मैं बयान के आधार बता रहा हूं जो अभी इंटरव्यू हुआ था विजय भूषण जी का। उन्होंने बताया था कि पेपर इस बार हम हाइब्रिड मेथड के आधार पर हम पेपर लेने की हमारी संभावना तैयारी जारी है। तो हाइब्रिड मेथड आगे होता क्या है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो हमारा पेपर है हाइब्रिड मेथड आखिर होता क्या है। अब इसको किस तरह से हम समझ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारे पास अगर ऑनलाइन की बात करता हूं तो कंप्यूटर पे होगा, ऑफलाइन की बात करता हूं तो आपको पेपर और ओमार्स दे दी जाती है। ठीक है, लेकिन हाइब्रिड मेथड में क्या होता है कि अगर आपको जो पेपर आएगा वो आपका ऑनलाइन आएगा, ऑनलाइन के आधार पर, यानी कि कंप्यूटर पर आएगा, स्क्रीन पर आपको पेपर शो होगा। पेपर शो कहाँ होगा? कंप्यूटर की स्क्रीन पे होगा। लेकिन आप उत्तर जो दोगे वो ओएमआर शीट में दोगे। यानी कि मेरी बात आप समझ रहे हैं? जो आपका जो पेपर आएगा, जो क्वेश्चन पेपर आएगा, वो क्वेश्चन पेपर आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे शो होगा। कहां शो होगा? कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ठीक, और आपको जो आंसर देना है उसका आंसर आपको ओएमआर शीट में भर के देना है, ओएमआर शीट में। कहां पर? ओएमआर शीट में आंसर भर के देना है। तो यह हाइब्रिड मेथड होता है, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को सम्मिलित करके हाइब्रिड मेथड बनाया गया है। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ आया होगा कि हाइब्रिड मेथड आखिर होता क्या है, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज इसमें हो रहे थे। मेरे पास कुछ मैसेज भी आ रहे थे, कमेंट्स आए थे कि हाइब्रिड मेथड आखिर होता क्या है, तो मैंने आपको बता दिया हाइब्रिड मेथड क्या होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का सम्मेलन। ठीक है, चलिए वेतन भत्ता ग्रेड पे की मैं बात कर लेता हूं। वेतन भत्ता और ग्रेड पे आखिर इसकी सैलरी कितनी होती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की। देखिए इसमें ग्रेड पे जो दिया जाता है वो 2000 ग्रेड पे दिया जाता है। कितना? 2000 ग्रेड पे, क्योंकि ये जो हमारी जो होती है ना, ये सी ग्रुप में हमारी आती है भर्ती। किसमें? सी ग्रुप की भर्ती है हमारी कांस्टेबल की। तो इसमें 2000 ग्रेड पे हमारा होता है और मिनिमम सैलरी इसकी जो होती है वो 30,000 के समथिंग आप मान सकते हो।
30,000 के अकॉर्डिंग, मतलब आसपास कर 30,000, कुछ थोड़ा बहुत माइनस हो या थोड़ा बहुत प्लस हो, यानी कि आप 30,000 सैलरी आप उठाओगे। कितनी सैलरी? 30,000, ठीक है। कितनी सैलरी उठाओगे? 30,000 सैलरी वेतन आप लोगे पहले महीने का। इसमें भत्ते जोड़ते हैं, जैसे कि कहीं आने जाने का भत्ता, खाने का, साइकिल, पेट्रोल, ठीक है, या फिर आपका आप जहाँ रह रहे हो क्वार्टर का आपको पैसा मिलता है, ठीक है, ये सब इसमें शामिल किया जाता है भत्ता, ठीक है। तो इसमें टोटल आपके लगभग 30,000 के समथिंग बन जाएगी, हो सकता है शायद प्लस ही रहती है, 30,000 प्लस में आपको वेतन मिलेगा फर्स्ट माह का, ठीक है। चलिए, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपके बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा, आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका डाउट आखिर क्या रहा, ठीक है। चलिए, बात कर लेते हैं सिलेबस की, कि आखिर सिलेबस क्या है, यूपी कांस्टेबल का सिलेबस क्या है, ठीक है। तो सिलेबस में जनरल नॉलेज यानी कि जीके, मैं हिंदी में बात कर देता हूँ, जीके, ठीक है। जीके होती है, फर्स्ट पार्ट जीके होता है, सेकंड पार्ट हमारा जो मैथ का होता है, मैथ, ठीक है, और थर्ड पार्ट हमारा जो होता है रीजनिंग का होता है, और चौथा हमारा हिंदी का होता है, यानी कि 4 भाग इसमें होते हैं। कितने? 4 भाग, 4 भागों में पेपर बटा होता है, जीके, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ठीक। क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं, जीके में 38 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 38 क्वेश्चन आते हैं, और 76 मार्क्स के आते हैं, 76 मार्क्स के, ठीक है। मैथ की बात कर लेता हूं, 38 क्वेश्चन होते हैं और 76 मार्क्स के होते हैं। कितने? 76 मार्क्स के। मैं बात कर लेता हूं रीजनिंग की, 37 क्वेश्चन होते हैं, 74 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और हिंदी 37 क्वेश्चन होते हैं, 74 मार्क्स के होते हैं। यानी कि आपने क्या देखा? आपने ये देखा जितने क्वेश्चन है उनके डबल मार्क्स है, यानी कि प्रत्येक एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। कितना? एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का। इस टोटल में आप जब जोड़ोगे तो 150 क्वेश्चन हमारे बनते हैं और 300 नंबर का बनता है। 150 क्वेश्चन का पेपर होता है और 300 नंबर का पेपर होता है। 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन पेपर में आते हैं और 300 नंबर का आपका हमारा पेपर होता है, ठीक है। चलिए, पेपर की भाषा की बात कर लेते हैं कि पेपर आखिर किस लैंग्वेज में आता है। तो पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, आप जिसमें अच्छे से आंसर दे सकते हैं, आप उसको चूज कर सकते हैं। आप हिंदी चाहे हिंदी में अपना पेपर सोल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो इंग्लिश में आप पेपर सोल्व करते हैं। लेकिन इसकी एक शर्त है, जैसे कोई सवाल आपको गलत लग रहा है, जैसे कोई सवाल आप हिंदी में पेपर दे रहे हैं और हिंदी में आपको ये लग रहा है कि ये सवाल गलत है, तो आपके अकॉर्डिंग वो गलत है, लेकिन जो भर्ती बोर्ड है वो उसको इंग्लिश में चेक करेगा। अगर वो प्रश्न आपका इंग्लिश में गलत है तो गलत माना जाएगा, और इंग्लिश में गलत नहीं है तो उसको सही माना जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा इंग्लिश की भी नॉलेज होना चाहिए। जब आपको लगे कि कोई क्वेश्चन हमारा हिंदी में गलत है तो उसको इंग्लिश में तत्काल उसको इंग्लिश में देखें और इंग्लिश में समझे कि क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। पेपर के समय की मैं बात कर लेता हूं। पेपर का इसमें जो टाइम होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, यानी कि 2 घंटे मतलब 120 मिनट। 150 क्वेश्चन 120 मिनट में सोल्व करने होते हैं, ठीक है। चलिए, निगेटिव मार्किंग में बात कर लेता हूं। 0.25 की निगेटिव मार्किंग होती है, 0.25 की, यानी कि आपने 4 क्वेश्चन करे, 4 क्वेश्चन अगर आपने करे और उनमें से एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, ठीक, 4 क्वेश्चन आपने करे, एक उनमें से गलत हो जाता है, ठीक है, तो ये आपकी निगेटिव मार्किंग है। 0.25 की निगेटिव मार्किंग हो जाती है। यानी कि अगर मैं ऐसा कह सकता हूं कि आपके 4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, 4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो आपका एक सही भी गलत माना जाएगा। कितना? एक सही भी गलत माना जाएगा अगर 4 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, ठीक है। इस तरह से हम समझ सकते हैं सीधी सीधी भाषा में। चलिए, फिजिकल की मैं बात कर लेता हूं। फिजिकल फेल और मेल दोनों की, ठीक है। कैटेगरी जनरल और ओबीसी की मैं बात करता हूं, मेल की बात करता हूं मैं यहाँ पे पहले। तो फिजिकल है हमारा मेल का, जनरल ओबीसी कैटेगरी है। इसमें रेस होती है 4.8 किलोमीटर, यानी कि 4800 मीटर की रेस होती है और 25 मिनट का इसमें टाइम दिया जाता है। पुरुष को, किसको? पुरुष को 4800 मीटर की रेस है और 25 मिनट का टाइम दिया जाता है पुरुष के लिए, ठीक है। रेस की मैं बात कर रहा हूं, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है। चलिए, हाइट की अगर मैं बात करता हूं तो 168 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 168 सेंटीमीटर होती है। लेकिन एक चीज और बता देता हूं, SC ST के लिए भी रेस बिल्कुल समान है, यानी कि आप 4800 मीटर की रेस लगाओगे 25 मिनट में। जनरल ओबीसी SC एंड ST के लिए रेस समान है, ठीक है। चलिए, कुछ बदलाव क्या है? बदलाव है इनकी हाइट में, इनकी चेस्ट में, ठीक है। तो हम आपको समझा देते हैं क्योंकि बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो जो हम हाइट की बात कर लेता हूं मैं, 168 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी की हाइट मांगी जाती है, ठीक। 79 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट जब नापती है तो 79 सेंटीमीटर नॉर्मल हो और 5 मीटर फुलाव, यानी कि टोटल 84 सेंटीमीटर इसका आपका चेस्ट होनी चाहिए। 5 मीटर फुलाव, 5 सेंटीमीटर फुलाव और 79
नॉर्मल, तो यानी कि 84 सेंटीमीटर। 79 to 80 ऐसे कह सकते हैं हम कि 79 to 84 चेस्ट हमारी, ठीक है, किसकी? जनरल, ओबीसी, एससी एंड एसटी मेल की। ठीक, चलिए एससी और एसटी की हाइट की बात कर लेते हैं। तो 160 सेंटीमीटर, 160 160 सेंटीमीटर हाइट की बात कर रहा हूं एससी एंड एसटी की। ठीक है, यहां हमारी नॉर्मल जनरल ओबीसी की कितनी थी? 168 सेंटीमीटर, लेकिन यहां कितनी है? 160, यानी कि 8 सेंटीमीटर कम है। किसके लिए? एससी एंड एसटी के लिए। ठीक है, चलिए चेस्ट की बात कर लेता हूं मैं। चेस्ट कितनी है? 79 सेंटीमीटर नॉर्मल, 79 सेंटीमीटर नॉर्मल, लेकिन फुलाव कितना दिया इसमें? 3 सेंटीमीटर का फुलाव लिया, यानी कि 79 से 82 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। 79 नॉर्मल सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का फुलाव 82। ठीक है, ये हमारा मेल का हो गया। मेल का आपको रेस की पता लग गया कि रेस कितनी लगानी है? 4800 मीटर। कितने मिनट में? 25 मिनट में। तो हाइट कितनी है? जनरल ओबीसी एससी की अलग है, एसटी की अलग है। जनरल ओबीसी की हाइट कितनी है? 168। ठीक है, चेस्ट कितनी है? 79 नॉर्मल है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव है, 84 विद मतलब विद फुलाव के। ठीक है, चलिए एससी एसटी की बात कर लेता हूं। 160 सेंटीमीटर हाइट है, 3 सेंटीमीटर का फुलाव है और 79 नॉर्मल है, यानी कि 79 to 82। ठीक, चलिए फीमेल की बात कर लेते हैं। महिलाओं की हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, महिलाओं की कौन सी? जनरल और ओबीसी महिलाओं की बात करेंगे। तो इसमें हाइट कितनी है? 152 सेंटीमीटर हाइट है। कितनी हाइट है? 152। किसके लिए? फीमेल के लिए, जनरल ओबीसी की फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए। वेट 40 किलोग्राम। इनका चेस्ट नहीं नापी जाती है, इनका वेट लिया जाता है। वेट 40 किलोग्राम, 40 से कम ना हो। कितना? 40 से कम ना हो। 40 से अधिक चलेगा, लेकिन 40 से कम ना हो। ठीक, 40 से अगर आपका 100 ग्राम भी कम है तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसलिए थोड़ा सेहत जरूर बनाए, खाते पीते रहें। ठीक, चलिए वेट हो गया हमारा। अब बात कर लेते हैं रेस की। रेस 2400 मीटर रेस है। कितनी? 2400 मीटर, 2.4 किलोमीटर की रेस है। इसमें 14 मिनट का समय दिया गया है। 2.4 किलोमीटर की रेस, 14 मिनट का समय है, और ये सभी कैटेगरी के लिए, यानी जनरल, ओबीसी, एससी एंड एसटी के लिए। महिलाओं के लिए 2400 मीटर रेस है, 14 मिनट का समय दिया गया है। अब बात कर लेते हैं एससी एसटी हाइट की और वेट की। ठीक है, तो एससी एसटी की हाइट कितनी है? 147। कितनी? 147 सेंटीमीटर। यहां जनरल के ओबीसी के लिए कितनी थी? 152। इसके लिए कितनी दी गई है? 147, यानी कि 5 सेंटीमीटर कम कर दी गई है, और एससी एसटी के लिए। ठीक है, चलिए वेट की बात कर लेते हैं। वेट है कितना? 40 किलोग्राम। 40 किलोग्राम, इसके लिए भी 40 किलोग्राम है एससी एसटी के लिए, और जनरल ओबीसी के लिए 40 किलोग्राम ही है। तो 40 किलोग्राम से कम ना हो, 100 ग्राम भी, 50 ग्राम भी कम ना हो। ठीक है, अगर निकालने वाला होगा, देखो आपकी किस्मत अगर बहुत अच्छी है तो आप 1-2 ग्राम कम हो तो उसमें भी चले जाएंगे, और आपकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा खराब है तो अगर आपकी 10 ग्राम भी अगर आपका वेट कम है तो आपको मेडिकल से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया जाएगा, फिजिकल मैं कह सकता हूं। ठीक है, चलिए तो हमारी ये जानकारी थी कुछ। आप उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छी तरह से इसको समझा होगा, क्योंकि हम जब किस चीज़ की तैयारी करते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी हमारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको बता देता हूं कि जब आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के कुछ महीने के बाद आपका पेपर लिया जाएगा। पेपर इस बार संभावना है कि हाइब्रिड मेथड से आपका पेपर लिया जाए। जब आपका पेपर हो जाएगा, उसमें मेरिट लगेगी। मेरिट में अगर आप क्वालिफाई होते हैं, आपका चयन होता है मेरिट के आधार पर, तो आप अगले स्टेप के लिए जाते हैं। अगला स्टेप मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब है जो इन्होंने मांगा है, जैसे कि योग्यता है 12th क्लास 10+2, तो आपके पास इसका होना बहुत ज़रूरी है, इसको साथ लेकर जाए। आपने दावा किया है कि हम ओबीसी कैटेगरी से, एससी एसटी कैटेगरी से, और हमको रिजर्वेशन चाहिए, हमको रिलैक्सेशन चाहिए एज में, तो इसका आपको पास होना बहुत ज़रूरी है। किसका? जाति प्रमाण पत्र का। मूल निवास का आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, जो भी आप बोलते हैं कि हमारे पास ये है और इसके आधार पर हम ये छूट लेना चाहते हैं, वो आप सभी अपने कागज़ लेकर जाएं, तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, चलिए और क्या इसमें बच गया? हाँ, इसके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपको फिजिकल के बाद में जब आप फिजिकल कंप्लीट कर चुके होंगे तो उसके बाद अगला स्टेप होगा मेडिकल का। मेडिकल देखो मैं बता देता हूँ, नॉर्मल मेडिकल होता है। हालांकि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल मेडिकल है, थोड़ा इससे हार्ड होता है, लेकिन उसमें मैं हार्ड में इसको नहीं मानूंगा, बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आपको बाहरी तौर पे आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, बाहरी तौर पर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो सामने वाले को फेस करता हो, दिखाई देता हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मेडिकल निकाल दोगे, उसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। वैकेंसी कितनी है? 52,699 पोस्ट है, जिसमें जीडी, पीएससी अदर पोस्ट शामिल है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, मेरी जो मेहनत मैंने आपको की है समझाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं कहता हूं कि एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें, लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके संबंध में कोई भी जानकारी अपडेट आती है, 15 जुलाई अगली डेट है, तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और हमारे इस चैनल पे जीके 15,000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जो इस पेपर के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चल रही है हमारी, 15,000 क्वेश्चन एवरी सब्जेक्ट उसमें क्या हमारे कवर होंगे विद करंट अफेयर के, ठीक है। चलिए, तब मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ और नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से अपनी तैयारी करें, ठीक है। चलिए, जब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।